तो बच्चों, अब जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। इसका मतलब हुआ कि हम हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हाइट्स की एंड डिस्टेंसेस की बात करें, उससे पहले हम कुछ डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक डायरेक्शन आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आप समझते ही हैं क्या होता है। वैसे एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन भी आप समझते हैं। जब आप सामने की तरफ देख रहे होते हैं या पीछे की तरफ देख रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जब आप छत की तरफ देख रहे होते हैं या फिर ग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं तो आप उसे बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस चैप्टर में हमारा इंटरेस्ट मेनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा। इस पे सारे ही क्वेश्चन जो हमें आएंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही डिस्कस करने होंगे। हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ आ जाए, आएगा तो उसे भी देख लेंगे, पर अभी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में। तो सपोज एक ये मोटा सा कोई आदमी है, ये खड़ा है, ये सामने की तरफ देख रहा है। तो ये सामने की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इसकी लाइन ऑफ साइट। तो अभी इस आदमी की लाइन ऑफ साइट क्या है? इस आदमी की लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वैसे अगर आदमी ऊपर की तरफ दिख रहा होता, बिल्कुल छत की तरफ, तो क्या बोलते? किस आदमी की लाइन ऑफ साइट है? वर्टिकल। वैसे अगर ये आदमी नीचे की तरफ देख रहा होता, ग्राउंड की तरफ, या अपने शूज की तरफ देख रहा होता, ये शायद अपने शूज तो नहीं देख पाएगा, इसकी टमी सामने आ जाएगी। तो अगर ये आदमी ग्राउंड की तरफ देख रहा होता तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होती? उसकी लाइन ऑफ साइट फिर वर्टिकल हो जाती। अगर ये पीछे की तरफ देख रहा होता तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होती? तो भी इसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती। पर अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी लाइन ऑफ साइट किसी एंगल पे होती, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो क्या होता? तो अगर इस आदमी की लाइन ऑफ साइट थोड़ा इधर की डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में होती, कुछ ऐसा, तो ये अगर इसकी लाइन ऑफ साइट है, तो ये जो एंगल यहां बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, जो एंगल बन रहा है इसकी लाइन ऑफ साइट का, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा एंगल। थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जो लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। पर ये तो केस हुआ जब वो ऊपर देख रहा है। एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ किसी चीज को उठाना, इसने लाइन ऑफ साइट को उठाया, उसे एलिवेट किया, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे अगर ये आदमी नीचे की तरफ देख रहा होता ऐसा, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये वाली बन जाती। ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट बन जाती। तो इसका एंगल कौन सा बनता? एंगल थीटा, जो भी हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा बनता? हॉरिजॉन्टल के साथ में लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है उसे हम थीटा बोलते हैं। तो कुछ ये वाला एंगल होगा, और इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक तो हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हमने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। तो जब लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ करा जाता है तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है, और जब लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एलिवेट किया जाता है तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। अगर ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे कि इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आखिर करना क्या होता है। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान काम है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ना होता है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे यहां पे हमें दे रखा है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। तो यहां पे दो चीजें दे रखी है, एक तो लेवल ग्राउंड और एक वर्टिकल पोल। तो एक ग्राउंड बनेगा और उसके ऊपर एक पोल खड़ा होगा। तो चलिए इसको बना देते हैं। तो ये तो है हमारा लेवल ग्राउंड और ये है हमारा वर्टिकल पोल। तो ये वाली लाइन तो हमने पढ़ ली। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये फुट ऑफ द पोल है, इससे 25 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हम किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इधर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे सपोज वो पॉइंट है जो कितना है, फुट ऑफ द पोल से, मतलब यहां से इधर तक 25 मीटर है, 25 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप,
पोल का टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पे देखा तो पता लगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब यहां खड़े थे तो यहां से खड़े होकर जब इस पोल के टॉप पे देखा तो पता लगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। अब हमें दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस पोल की हाइट को हम h अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया इसका क्या करना है। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि मेरे पास यहाँ लिखने के लिए थोड़ा स्पेस हो जाए। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए यहां पे जो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। इट मींस ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और इसके सामने वाली जो साइड है वो हमने h अज्यूम कर रखी है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड कौन सी हुई, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हाइट हमें फाइंड करनी है और ये वाला जो बेस है इसकी लेंथ हमें पता है। तो इसका मतलब अगर हम इस ट्राइंगल में 10 का रेशियो लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 10 का रेशियो क्या होता है, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे परपेंडिकुलर है h और बेस है 25। इट मींस h अपॉन 25। और बच्चों यहां पे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 10 60 की वैल्यू आ जाती है √3। दिस इंप्लाइज दैट √3 इक्वल टू h अपॉन 25 and this implies that height of tower h is equal to 25 √3 मीटर। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल के 25 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप रूट में भी लिख देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। मगर यहाँ पे पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि लेट हाइट ऑफ टावर, सॉरी यहाँ पे पोल है, हाइट ऑफ पोल बी h, then 10 60 equal to h upon 25. This implies that 10 60 की वैल्यू है √3, h upon 25 as it is रहा और इससे हमने h equal to 25 √3 निकाल लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से सॉल्व करा और इसको सॉल्व करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे क्यों किया। इसकी जगह अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते थे तो क्या हमारा आंसर आ सकता था। चलिए एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके देखिए। सबको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। अगर आपका इसका आंसर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपके पास इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो चलिए तरह से जो हमने पढ़ा है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो रिवर बनाते हैं। तो ये तो देखिए रिवर फ्लो हो रही है, यहां पे बैंक पे एक आदमी खड़ा है। सपोज ये है हमारा कोई आदमी जो रिवर के बैंक पे खड़ा हुआ है। अब आगे क्या दे रखा है, ये आदमी ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। इस रिवर के इस एक बैंक पे तो ये खड़ा है और इसके अपोजिट बैंक पे एक ट्री खड़ा है। तो चलिए यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है अपोजिट बैंक पे ट्री। अब हमें कह रखा है कि ये आदमी जब इस ट्री के टॉप पे देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो 60 डिग्री आ जाता है। तो यहां से इसकी लाइन ऑफ साइट जो जाएगी वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक इसकी लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। तो ये तो है इस मैन की लाइन ऑफ साइट और ये है इसका हॉरिजॉन्टल और ये हमें दे रखा है एंगल 60 डिग्री। हालांकि जो मैंने ड्रॉ करा है उससे 60 डिग्री से थोड़ा कम ही है, पर कोई बात नहीं, हमने रफ डायग्राम ही तो बनाया है तो काम चल जाएगा। When he moves 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब ये आदमी बैंक से 30 मीटर अवे मूव हो गया। यहां पहले तो बैंक पे खड़ा था, अभी 30 मीटर पीछे चला गया। तो इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा। तो ये मैन ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 30 मीटर पीछे चला गया। 30 मीटर। He finds the angle of elevation to be 30 डिग्री। अब जब इसने वापस इस ट्री के टॉप पे देखा तो इसको पता लगा कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सिर्फ 30 डिग्री का बन रहा है। अब तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये तो इसकी लाइन ऑफ साइट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है और ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इसके बाद देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है और इस रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो इस ट्री की हाइट तो हम मान लेते हैं कि ये
h है और इस रिवर की विड्थ हम मान लेते हैं कि वो x है। और इस डायग्राम को हम थोड़ा फेयर आउट कर लेते हैं, फेयर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो गया है। आदमी भी बना रखा है, ट्री भी बना रखा है, रिवर भी बना रखी है। हम सिर्फ काम काम की चीजें बनाते हैं। हमारे काम काम की चीज क्या है? एक तो हमें हाइट फाइंड करनी है, तो एक तो ये बन जाएगी हाइट, एक हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी, तो ये विड्थ बन जाएगी, और एक हमें ये डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर, तो इस पॉइंट से ये टोटल पूरी विड्थ बन जाएगी। 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा और 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा, और ये हमारे पास में बन के कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तो है हमारे ट्री की हाइट h, ये है हमारे रिवर की विड्थ x, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 मीटर है, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, और इसको भी मीटर में लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ये वाला ट्रायंगल है जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां हमें एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एक हाइट हमें, इसकी जो परपेंडिकुलर है वो हमें अननोन है, इसका जो बेस है वो भी अननोन है। इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है वो अननोन है, और इसका जो बेस है उसमें भी हमें सिर्फ ये पता है कि ये 30 मीटर है, इस वाले डिस्टेंस का हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में एक बार हम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं 1060 वाला, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं 1030 वाला। देखते हैं क्या आता है। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं, और जो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं वो होती है कि ट्री की हाइट हमने x मान ली है, विड्थ ऑफ रिवर हमने x मानी है, इसको लिखना भी होता है। लेट हाइट ऑफ ट्री बी h एंड विड्थ ऑफ रिवर बी x। अब इस वाले ट्रायंगल में हम हमारा 10 रेशियो लगाते हैं 1060, सो 1060 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। This implies that root 3 equal to h upon x, and this implies that h equal to x times of root 3. तो ये तो बात हुई इस वाले ट्रायंगल की। एक बार इस वाले ट्रायंगल में भी ऐसे 1030 निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू h डिवाइड बाय x प्लस 30, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो 30 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है। इट मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 30 प्लस x होगा। इसको भी लिख देते हैं 1030 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, एंड दिस इंप्लाइज दैट 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, एंड दिस इंप्लाइज दैट 30 प्लस x इक्वल टू h टाइम्स ऑफ रूट 3। अब देखिए h की वैल्यू हम जान रहे हैं x रूट 3 होती है, तो इसको अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो सिर्फ x की टर्म्स में होगी। तो चलिए इसको लिखते हैं यहां पे, इसे तो नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट 30 प्लस x, ये तो एज इट इज आ जाएगा 30 प्लस x इक्वल टू h की जगह पे आ जाएगा x रूट 3, सो x रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3, तो यहां आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3x। दिस इंप्लाइज दैट 30 और प्लस x को अगर मैं वहां ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस x, और देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 2x इक्वल टू 30, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 30 बाय 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आ गया x इक्वल टू 15 मीटर। x की वैल्यू आ गई है 15 मीटर, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 15 रूट 3, सो दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 15 रूट 3 मीटर। अब अगर आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको रूट 3 में भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप देख ही रहे होंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर फिर भी ये कितना आसान है, कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने क्या करा, हमने जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे वैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन से हमारे पास इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा दिए और हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से
जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।